तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवाणुओं में जनन के ऊपर बेटा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। और यदि मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ आपके एग्जाम में कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में समझाइए, राइट, तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रोथ इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में समझाइए। तो ग्रोथ यहाँ पर कहने करती है, बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जंतु है, हम ये कह सकते हैं जीव है जिसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं, सारी एक्टिविटीज पाई जाती हैं। अब यहां पर जो सारी एक्टिविटीज पाई जा रही हैं, तो अब ऐसा तो होता नहीं, आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते पहली बात। तो इसके अंदर ग्रोथ की क्या, इसके वृद्धि की बात की जा रही है, यानी इसके साइज और शेप की बात की जा रही है? अरे नहीं, इसके शेप और शेप की बात नहीं की जा रही, बल्कि हम बात करेंगे यहां पर इनके नंबर की। एक बैक्टीरिया डिवाइड करके कितनी सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा, 2 4 बनाएगा, 4 8 बनाएगा, 8 16, 16 32, 32 64, इस तरीके से सेल जो है ना डिवाइड कर रही है। और सेल डिवाइड करके अपने नंबर में इजादा कर रही है, अपने नंबर को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो इनके नंबर में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। समझिए इस पॉइंट को, इनके नंबर में क्या हो रहा है बेटा? ग्रोथ हो रहा है, ना कि इनके सेल में किसी भी टाइप का ग्रोथ हो रहा है। मतलब इनके सेल में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा जिसको हम नेकेड आई से देख पाएंगे कोई बैक्टीरिया हमारे सामने है। ठीक है ना, किसी बैक्टीरिया को हमने कभी जाते हुए देखा है? क्या वो देखो वो वाला वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जा रहा है, ठीक है, वो ज़ेंथोमोनास सिट्राई जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है ज़ेंथोमोनास सिट्राई। तो इस तरीके से कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। समझ रहे हैं? तो बात यहां पर सर आ रही है कि इनके ग्रोथ, फिर ग्रोथ की कैसे बात करेंगे? तो ग्रोथ की अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम इनके नंबर की बात करेंगे, इनका नंबर का मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, कितने समय में कितनी देर में इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, एक दिन में एक बैक्टीरियल सेल को अगर पूरा एनवायरमेंट फेवरेबल मिल जाए तो वो कितना डिवीजन कर सकता है, उसकी बात होगी। और डिवीजन करने का अर्थ यहां पर दिया गया है रिप्रोडक्शन से। किससे लिया गया है? रिप्रोडक्शन से। तो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म हो, समझ में आया? अगर वो अपने नंबर में वृद्धि करे, नंबर में मतलब जैसे एक सुमित राणा से दूसरे सुमित राणा बने, तो दूसरे सुमित राणा बनने के लिए यहां पर हमारे पास में ऐसा तो कोई मेथड है नहीं कि हम क्लोन बना दें। क्लोन तो बन नहीं सकता है हमारा। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हम अपने बॉडी का कोई भी पार्ट काट करके उसको उगा नहीं सकते हैं। हम हाइड्रा नहीं है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स में दूसरा सुमित राणा बनाने के लिए, या सुमित राणे के जैसा जो भी, मान लो कि जो सुमित राणा के अंदर जेनेटिक कोड या जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, उसके जैसा कोड, जेनेटिक मटेरियल और भी बेहतर या और भी घटिया, हम दोनों यहां पर दे सकते हैं। बेहतर तब हो सकता है कि जब प्रोसेस होगा यहाँ पर रिप्रोडक्शन का, तो सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो इंडिविजुअल है, वो कैसा है? लाइक हमारी जो बीबी होगी वो भी मोस्ट इंटेलिजेंट हो। अब ऐसा नहीं इंटेलिजेंट का बच्चा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जेनेटिक लेवल के ऊपर, हम लोगों ने जेनेटिक्स भी पढ़ा हुआ है, तो सभी समझते हैं कि जेनेटिक लेवल पर क्या चीजें चेंजेस हो सकती हैं। और फिर एक नेचुरल प्रोसेस भी हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन भी हो सकता है। तो कुछ भी प्रोसेस हो, या तो मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हो सकता है आने वाला बेबी, कुछ भी हो सकता है, बेबी का नाम नहीं, चाहे गर्ल्स हो सकती है चाहे बॉयज, कुछ भी हो सकता है आने वाला बेबी। या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, या इतना बुद्धू होगा कि कोई कह नहीं सकता कि ये सर तुम्हारा बच्चा है। खैर, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे, तो उसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखें। बैक्टीरिया सेल में ग्रोथ अथवा रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल सेल में ग्रोथ अथवा रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। अब ये विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि यहां पर आपको जो दी गई है वो है बैक्टीरियल सेल डिवीजन। दैट मींस हम यहां पर बाइनरी फिशन की बात करेंगे, और जो बाइनरी फिशन है ये आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका बाइनरी फिशन आता है। ठीक है, तो इस बाइनरी फिशन को हम लोग को पढ़ना है। और बडिंग आता है, और एंडो, एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, तो ये भी आता है। तो इन तीनों प्रोसेस को हमको समझना है, निम्नलिखित मेथड द्वारा होता है। ठीक है, आगे लिखें इसमें, यह विधियां या यह जनन, हम ये कह सकते हैं यह जनन की विधियां, इसी के आगे कंटिन्यूस फॉर्म में लिखें, हेडिंग नहीं पड़ेगी। यह जनन की विधियां निम्नलिखित दो विधियों द्वारा
हो सकता है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होगा लैंगिक जनन। दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक जनन। तो ये 2 विधियां होती हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें पहली विधि है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा कि यहां पर जो एक बैक्टीरियल सेल होगी, आपको पता है अ फॉर अनुपस्थित, लैंगिक मतलब लिंग, दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं इसके सेक्स से रिलेटेड। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, इसमें कोई सेक्स पाया जाता है क्या? अरे नहीं यार, इसमें सेक्स नहीं पाया जाता, इसमें मेल फीमेल बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन इस मेथड में या इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है या इनमें जो डिवीजन हो रहा है उसके टाइप के आधार पर यदि हम देखें तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या कि ये अलैंगिक मेथड द्वारा हुआ है, ये लैंगिक मेथड को शो कर रहा है, मतलब शो कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि इनके अंदर सेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, मैंने ये कहा कि इनके अंदर जो जो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन प्रोसेस को जब देखा गया तो उसमें यह देखा गया कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें एसेक्सुअल मेथड द्वारा को शो कर रहा है, एसेक्सुअल मेथड को शो कर रहा है, और कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें 2 बैक्टीरियल सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जीन को चेंज कर रहे हैं आपस में, वो सेक्सुअल मेथड को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो हमको यही समझना, तो पहली हेडिंग डाल दीजिए अलैंगिक जनन। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लें, इस प्रकार का जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा, फॉलोइंग्स मेथड द्वारा, निम्नलिखित विधियों द्वारा कंप्लीट होता है, निम्नलिखित विधियों द्वारा कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो पहला मेथड है स्मॉल ए, वो कौन सा मेथड है, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिशन, ठीक है। तो जो पहली यहां पर विधि है रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिशन। और इस बाइनरी फिशन में, इस बाइनरी फिशन को हम लोग बैक्टीरियल सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो बाइनरी कहने का मतलब होता है 2, बाइनरी मीन्स होता है, बाई मीन्स होता है 2, तो बाइनरी, नरी मीन्स यहां पर हो गया बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, फर्क करेंगी। तो एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करके 2 बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो रही है। दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। और यहां पर ये डिवीजन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, डिवीजन को शो कर रहा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने सेल को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड कर रहा है। और जब एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड होकर के 2 बैक्टीरिया सेल में परिवर्तित होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। फिशन मीन्स यहां पर नाम दिया गया है, फिशन कहने का अर्थ यहां पर डिवीजन से लिया गया है, और बाइनरी का यहां पर मतलब दिया गया है 2 से, यानी कि एक बैक्टीरिया सेल 2 बैक्टीरिया सेल में डिवाइड करेगी। एंड कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी। दैट मीन्स यहां पर बैक्टीरियल सेल क्या होगा, डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा, बैक्टीरियल सेल डिवीजन होगा। दैट मीन्स एक बैक्टीरिया सेल किस तरीके से डिवाइड कर रही है उसको हमको समझना है। तो पहली हेडिंग यहां पर हमारी क्या पड़ेगी, बाइनरी फिशन। और इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, फटाफट लिखें, सभी वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में, यानी कि ऑल एटमॉस्फेयर, यानी कि हर प्रकार के वातावरण। अब आपको पता है इस पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं या यूपी में रह रहे हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, दूसरे क्षेत्र में क्या है कि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। आप अगर राजस्थान चले जाएं डेजर्ट में, वहां पर आप देखते हैं पानी की कमी है। आप अगर असम चले जाएं, असम क्षेत्र में जाएं तो वहां पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, क्षेत्र हैं जहां पर जरा सी धूप निकलती पानी बरसने लगता है।
कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही ठंडे रहते हैं, हमेशा ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर आपको देखने को मिल सकता है डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो यहाँ पर बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटेंट होता है। कॉस्मोपॉलिटेंट कहने का मतलब सर्वव्यापी, हर जगह मिलेगा, चाहे बहुत ज्यादा ठंडा मौसम कहाँ है ना हो, चाहे बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं अच्छा बहुत ज्यादा गर्म मौसम में नहीं पाया जा सकते, लेकिन उस कंडीशन में जो फेवरेबल कंडीशन होगी, यदि मान लो अब जैसे ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा हीट है तो वहां पर भी बैक्टीरिया है, अरे नहीं, अगर उस हीटेड बैक्टीरिया या उस हीट वाले रीजन में कुछ ऐसा कंडीशन है या कुछ उसके जैसा जेनेटिक चेंजेस हुआ होगा बैक्टीरिया में या उस बैक्टीरियल सेल में, यानी वहां पर अगर जीवन उत्पन्न होने की क्षमता है तो बैक्टीरिया पाया जाएगा, या हम कह सकते हैं वहां पर अदर ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यदि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है तो पॉसिबल नहीं है कि वहां पर जीवन हो, या मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट है तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि वहां पर जीवन हो। इन दोनों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दोनों के बीच में अगर 30, 40, 45, 60, 50 तक जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इससे ज्यादा अगर हाई होता है या इससे ज्यादा कम होता है तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो कहा गया है कि बैक्टीरिया जो है ये कॉस्मोपॉलिटेंट है, सर्वव्यापी है, और कॉस्मोपॉलिटेंट होने के कारण जगह जगह पर जो अलग अलग स्टेट में, या हम कह सकते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जा रहा है, उस अलग अलग प्रकार के वातावरण में जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं, उनकी बात हो रही है। और उनके अंदर या उस फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवीजन करना शुरू करता है, बाइनरी फिशन करेगा। तो हर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ करके हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें, कुछ अदरवाइज ऑर्गेनिज्म को भी छोड़ करके, मैमल्स को छोड़ करके अगर हम देखें तो उनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक उनका एक सीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन। क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग सीजन। उस सीजन में ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उसके जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, या अपना रिप्रोडक्शन करके अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं उस सीजन में, उस एक स्पेसिफिक सीजन में, उस एक अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब ह्यूमन तो हर सीजन में क्या करता है, ब्रीडिंग सीजन उसका रहता है, हर सीजन में क्या कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, तो उससे हम नहीं उसको वहां पर रिलेट नहीं करेंगे। तो उसमें क्या लिखा, बाइनरी फिशन में लिख लें फटाफट, सभी वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरियल सेल अपनी संख्या में वृद्धि या ग्रोथ, अपनी संख्या में ग्रोथ करता है, अपनी संख्या में ग्रोथ करता है, जो कि यह ग्रोथ सेलुलर डिवीजन या एमाइटोसिस, अरे सर यहां पर माइटोसिस सुना था, एमाइटोसिस, ए फॉर एब्सेंट, माइटोसिस मतलब यानी समसूत्री विभाजन यहां पर नहीं होता है। अरे हाँ यार, यहां पर एमाइटोसिस के द्वारा क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यानी माइटोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कोशिकीय विभाजन हो रहा है। कोशिकीय विभाजन में यहां पर इसके जीन परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और जो जीन है वो इक्वल हाफ है, एक दूसरे के अंदर बराबर क्लोन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिशन द्वारा सेलुलर डिवीजन या एमाइटोसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें ये क्रिया एमाइटोसिस की क्रिया होती है, ठीक है। नए लाइन से लिखे हैं, बैक्टीरियल सेल अत्यधिक सरल प्रकार की होती हैं, मोस्ट सिंपल टाइप की सेल्स होती हैं। बैक्टीरियल सेल अत्यधिक सरल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सेल डिवीजन भी, जिनमें कोशिका विभाजन भी
अत्यधिक सरल प्रकार का होता है, जिनमें कोशिका विभाजन भी अत्यधिक सरल प्रकार का होता है। नए से लिख लें, प्रत्येक कोशिका विभाजन होने पर या प्रत्येक बैक्टीरियल सेल डिवाइड करने पर, हम ये कह सकते हैं जीवाणु कोशिका डिवाइड होकर, या प्रत्येक जीवाणु कोशिका विभाजित होकर, ऐसे लिख लें, ये ज्यादा बेहतर है। प्रत्येक जीवाणु कोशिका विभाजित होकर या डिवाइड होकर दो पुत्री जीवाणु कोशिका, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल, दो पुत्री जीवाणु कोशिका, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें, जिस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के चेंजेस, जिस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, जो फॉलोइंग मेथड द्वारा, जो निम्नलिखित विधियों द्वारा, फॉलोइंग मेथड द्वारा कंप्लीट होते हैं। अब मैंने यहां पर बताया कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उन चेंजेस को हम लोग अब पॉइंट वाइज पॉइंट क्या करेंगे समझेंगे। तो मैंने बताया जो फॉलोइंग मेथड द्वारा कंप्लीट होते हैं। अब जो फॉलोइंग मेथड्स हैं वो क्या क्या है, तो यहां पर हर एक पॉइंट को इंक्लूड हम लोग करेंगे, जो मेथड होगा उस हर एक मेथड को हम लोग हर एक पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, बैक्टीरियल सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में, बैक्टीरियल सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में इसकी सेल में प्रेजेंट डीएनए, और आपको पता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर गोलाकार होता है, ठीक है। तो क्या कहा, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिवीजन की स्टार्टिंग में, यानी कि जो यहां पर विभाजन हो रहा है उसके स्टार्टिंग में जो इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, स्थित डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन दैट मीन्स द्विगुणन होता है, जिसके उपरांत एक डीएनए से दो डीएनए का, इसके बाद एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद एक डीएनए से दो डीएनए का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन या निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखे, बैक्टीरियल सेल में प्रोड्यूस होने वाले डीएनए के, बैक्टीरियल सेल में प्रोड्यूस होने वाले डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स, डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स दो जो मॉलिक्यूल हैं उनकी बात हो रही है, टू मॉलिक्यूल्स, कोशिका के अलग अलग भागों में, दैट मीन्स सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में
कोशिका के अलग अलग भागों में अरेंज हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। यानी कि यहां पर जो रेप्लिकेशन के द्वारा दो डीएनए बनते हैं, ये जो दो डीएनए होते हैं ये एक सेल के अंदर जो अलग अलग पोल है या अलग अलग पार्ट पाया जा रहा है वहां पर जाकर के अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, थर्ड पॉइंट लिखें, डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद, डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद सेल की लेंथ में, यानी कि जो उसका लेंथ है, आकार है, उसमें वृद्धि होगी। सेल की लेंथ में, सेल की लेंथ में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। सेल की लेंथ में क्या होती है, ग्रोथ होती है, तथा इसके साइटोप्लाज्म के मध्य भाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इसके साइटोप्लाज्म दैट मीन्स कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में, मिडिल पार्ट में, मध्य भाग में, मिडिल पार्ट में एक डिविजनल प्लेट, एक डिविजनल प्लेट यानी कि एक ऐसी, हम ये कह सकते हैं लेयर बन जाती है जो एक प्लेट की तरह दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या होगा, डिविजनल, जो विभाजित करेगी एक कोशिका को दो कोशिका में, बैक्टीरियल सेल को एक बैक्टीरियल सेल को दो बैक्टीरियल सेल में। एक डिविजनल प्लेट प्रोड्यूस हो जाती है जिसके कारण ऑल बैक्टीरियल सेल, पूरी बैक्टीरिया कोशिका, जीवाणु कोशिका, ऑल बैक्टीरियल सेल टू सिमिलर, यानी दो सिमिलर प्रकार की, एक जैसी, टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, बैक्टीरियल सेल डिवीजन के प्रोसेस में, यानी कि जो बैक्टीरिया का कोशिका है, ठीक है, तो इस बैक्टीरियल सेल डिवीजन के प्रोसेस में, यानी कि इस बैक्टीरियल कोशिका में जो डिवीजन हो रहा है, इसके प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बैक्टीरियल सेल डिवीजन के प्रोसेस में लगभग 25 से 30 मिनट, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस करती है उसमें जो समय लगता है वो 25 से 30 मिनट तक होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन के प्रोसेस में लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है, तथा यह प्रोसेस अत्यधिक तेजी से होता है, यानी फास्ट प्रोसेस होता है यहां पर। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर रही है 25 से 30 मिनट में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तथा यह प्रोसेस काफी तेजी से होता है। नए लाइन से लिखे हैं, एक लाइन छोड़ करके, प्रत्येक बैक्टीरियल सेल में कोशिका विभाजन के पश्चात, सेल डिवीजन के बाद, दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, दो डॉटर सेल का
निर्माण हो जाता है, अतः बैक्टीरिया के कोशिकीय विभाजन की इस विधि को, अतः बैक्टीरिया के कोशिकीय विभाजन या सेल डिवीजन की इस विधि को, बैक्टीरिया की कोशिकीय विभाजन की इस विधि को बाइनरी फिशन कहते हैं। अतः बैक्टीरिया के कोशिकीय विभाजन की इस विधि को क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फिशन कहते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं तो हमको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ये ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने बताया कि एक जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें क्या क्या होता है, बाहर की ओर सेल वॉल होती है, इसके ठीक नीचे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है और इसी फ्लूइड में कहीं पर जो फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कहीं पर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। अब होगा क्या कि सबसे पहले जब बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन या बैक्टीरियल सेल डिवीजन कराने को होगी तो उस समय इनके डीएनए में क्या होता है, डिवीजन होता है। और डीएनए में जो डिवीजन होता है वो कहलाता है रेप्लिकेशन, दैट मींस या डुप्लीकेशन। दैट मींस यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, उसी का फोटोकॉपी बन जाता है डीएनए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डीएनए क्या हो सकते हैं, 2 डीएनए यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, अब जैसे 2 डीएनए यहाँ पर बनते हैं, इसकी कोशिका के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मेम्ब्रेन होने लगता है। दैट मींस मेम्ब्रेन्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, एक फरो लाइक स्ट्रक्चर यहाँ सकते हैं कि कह सकते हैं कि इसके सेंट्रल पार्ट से एक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि शो करता है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। हम एक कह सकते हैं शो करने लगता है कि हाँ आप डिवाइड करेगी। देन उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये जो डीएनए होते हैं डिवाइड होकर के अपने अपने पोल पे चले जाते हैं, अपने अपने पार्ट में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, इनमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने से क्या होगा, एक जो बैक्टीरियल सेल होती है वो अलग अलग होकर के 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बेटा कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन या बैक्टीरियल सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद में एक और प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसपे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कोशिका के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में समझाइए, या एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म पड़ेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड। तो हेडिंग डाल दीजिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड। तो सेकेंड हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, अलग से ही पूछा जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो लिखें इसमें, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स के निर्माण द्वारा या स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा, अब देखिए यहां पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पोर तो यहां पर जो बनेगा वो डेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, स्पोर्स के निर्माण द्वारा रिप्रोडक्शन यानी जनन की क्रिया करते हैं या जनन की क्रिया कराते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया कराते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया में स्पोर यानी कि जो यहां पर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो यहां पर दिए गए हैं, इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में जो स्पोर होगा वो एंडोस्पोर के रूप में होगा। अधिकतर बैक्टीरिया में स्पोर्स एंडोस्पोर के रूप में, एंडोस्पोर्स के रूप में डेवलप होता है या डेवलप होते हैं। तो यहां पर जो हम ये कह सकते हैं स्पोर बनेगा इस बैक्टीरिया के अंदर, वो स्पोर बनेगा एंडोस्पोर के रूप में। तो यहां पर छोटी सी एक हेडिंग पड़ जाएगी, इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहां पर एंडोस्पोर ये बनेगा कैसे, और ये स्पोर्स जो यहाँ पर बन रहे हैं वो एंडोस्पोर्स में जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो छोटी सी यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा एंडोस्पोर, और इसके अंतर्गत दिखे एंडोस्पोर के अंतर्गत फटाफट
वह बैक्टीरिया जिनमें स्पोर्स की सहायता से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वह बैक्टीरिया जिनमें स्पोर्स की सहायता से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वह बैक्टीरिया सामान्य रूप से या नॉर्मली फॉर्म में वह बैक्टीरिया सामान्य रूप से एंडोस्पोर का निर्माण कराते हैं। वह बैक्टीरिया सामान्य रूप से एंडोस्पोर का निर्माण कराते हैं। अब ये जो आप समझिए, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन कोई फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो रहा है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में। ऐसी परिस्थितियां जो इस बैक्टीरिया के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं, कि आप इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बैक्टीरिया को एक नेचर ने वरदान दिया है कि आप अपने आप को ढाल सकते हो किसी दूसरे चीज में, और जब तुम्हारा समय आए तो तुम अपने आप को बलवान कर लेना। तो कहता ठीक है गुरुदेव, आप जो कहे बिल्कुल सही कहे, मानते हैं आपकी बात। तो लिख ले इसमें आगे, इस प्रकार के बैक्टीरिया, नीलन से लिखिएगा, इस प्रकार के बैक्टीरिया वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की अनफेवरेबल कंडीशन में, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर्स का निर्माण कराते हैं, एंडोस्पोर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, ध्यान से लिखें, एंडोस्पोर जो स्पोर है, ये एंडो मतलब होता है अंदर, यानी अंतः बीजाणु। एंडोस्पोर अत्यधिक थिक वॉल वाले, यानी कि बहुत ही मोटी भित्ति वाले, अत्यधिक थिक वॉल, मोटी भित्ति वाले रेजिस्टेंस स्पोर्स, यानी कि ये ऐसे रेजिस्टेंस रहते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परमाणु बम भी क्यों ना फूट जाए इनके ऊपर, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स अत्यधिक थिक वॉल वाले रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में, अब ये रेजिस्टेंस स्पोर इसीलिए है कि ये अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव कर सके, या अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने वर्चस्व या जीन को बचाए रख सके। जब इसका समय आएगा तो समय आने के लिए, कहते ना अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आने के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए, कि तभी तो हमारा टाइम आएगा। आप खाली बैठे हो, मटेरियल कुछ है नहीं, अगर हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, फिर बस गाना गा रहे हो, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और टाइम में आता रहेगा, टाइम आता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, तो थिक वॉल वाले रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में लिविंग रहते हैं, जीवित रहते हैं, और जैसे ही लिविंग रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, यह एंडोस्पोर जर्मिनेशन करके, यानी अंकुरित होकर के, जर्मिनेशन करके एक नई लिविंग सेल या एक नई लिविंग बैक्टीरियल सेल, एक न्यू लिविंग बैक्टीरियल सेल में, एक न्यू लिविंग बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाता है।
एक न्यू लिविंग बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित या चेंज हो जाता है। नए से लिखे हैं, नए से लिख लीजिए, अधिकतर बैक्टीरिया कोशिका में या बैक्टीरियल सेल में, अधिकतर बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अधिकतर बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल हो सकती है जिनमें 2 एंडोस्पोर्स बन जाए, लेकिन अधिकतर सेल में क्या होता है, एक एंडोस्पोर्स बनता है। ठीक है, आगे लिखें, प्रत्येक एंडोस्पोर, यानी ये जो एंडोस्पोर है ये है कैसा, प्रत्येक एंडोस्पोर ओवल शेप्ड, यानी कि हम कह सकते हैं अंडाकार, प्रत्येक एंडोस्पोर ओवल शेप और स्फेरिकल, ओवल शेप कॉमा स्फेरिकल गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, जिसके चारों तरफ मल्टीलेयर्ड थिक वॉल, जिसके चारों तरफ मल्टीलेयर्ड थिक वॉल, मोटी भित्ति, जिसके चारों तरफ मल्टीलेयर्ड थिक वॉल, यानी कि बहुस्तरीय मोटी भित्ति पाई जाती है। इसका इनर पार्ट, यानी कि जो आंतरिक वाला रीजन होता है, इसका इनर भाग या आंतरिक भाग, इनर पार्ट, इसका इनर पार्ट सेंट्रल कोर कहलाता है, CENTRAL, सेंट्रल कोर, CORE, कोर कहलाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म व डीएनए, जिसमें साइटोप्लाज्म दैट मीन्स कोशिका द्रव्य व डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, पाया जाता है। से लिखे हैं, सेंट्रल कोर के चारों ओर, यानी कि जो सेंट्रल कोर है इसके चारों ओर भी, सेंट्रल कोर के चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिकीय झिल्ली, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भित्ति पाई जाती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भित्ति यानी वॉल पाई जाती है, जो स्पोर वॉल, यानी कि जो यहां पर जीवाणु या सॉरी जो यहां पर बीजाणु भित्ति है उसकी, जो स्पोर वॉल के रूप में होती है या फॉर्म में होती है, जो स्पोर वॉल के फॉर्म में होती है, स्पोर भित्ति के रूप में होती है। लाइन से लिखे हैं, स्पोर बॉल के स्पोर वॉल के बाहरी भाग में, स्पोर बॉल के बाहरी भाग में एक डबल लेयर्ड कि द्विभित्तीय कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन, CORTEX, एक डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन झिल्ली स्थित रहती है, एक डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन स्थित रहती है, जिसके बाहर की ओर, यानी इस झिल्ली के भी बाहर की ओर, ऐसे लिख लें, डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स, एक डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन स्थित रहती है, तथा इस डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन के, ऐसे लिख लो, तथा इस डबल लेयर्ड कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन के बाहर की ओर
एक बाइलेयर्ड या डबल लेयर्ड स्पोर कोट, यानी कि इस मेम्ब्रेन के भी बाहर की ओर एक बाइलेयर्ड या हम डबल लेयर्ड ही बोल सकते हैं, एक बाइलेयर्ड या डबल लेयर्ड स्पोर कोट पाया जाता है। स्पोर कोट पाया जाता है। लाइन से लिखे हैं, लाइन से लिखे हैं कि प्रत्येक एंडोस्पोर, यानी जो हर एक एंडोस्पोर है उसकी बात हो रही है, प्रत्येक एंडोस्पोर एक थिक व एक मोटी व ड्राई सूखी, एक थिक व ड्राई मेम्ब्रेन के द्वारा, एक थिक व ड्राई मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहती है, घिरी रहती है, जिसे एक्सोपोरियम कहते हैं। EXOPORIUM, जिसे एक्सोपोरियम कहते हैं। ठीक है, नए से लिखे हैं एंडोस्पोर थिक व कॉम्प्लेक्स वॉल के कारण, एंडोस्पोर थिक व कॉम्प्लेक्स वॉल यानी कि जो मोटी और जटिल भित्ति है उसके कारण अनफेवरेबल कंडीशन में लिविंग रहता है। यानी कि जो एंडोस्पोर है ये अपने थिकनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, ठीक है, अपनी थिकनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें क्या रह सकता है बेटा, जीवित रह सकता है। ठीक है, जीवित रहता है तथा कंडीशन फेवरेबल होने पर, तथा कंडीशन जैसे ही फेवरेबल होती है, कंडीशन फेवरेबल होने पर यह जर्मिनेट होकर, या हम ये कह सकते हैं कि अंकुरित होकर एक नए बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाता है। जर्मिनेट होकर एक नए बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर जो हम लोगों ने पूरी थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, तब हमको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है, एक लाइफ साइकिल फॉर्म में बनाया हुआ, जो ये शो कर रहा है कि एंडोस्पोर किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो बैक्टीरिया है, जो एक बैक्टीरियल सेल है, जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि एक स्थान पर साइटोप्लाज्म, डीएनए वगैरह सारा का सारा क्या होता है, आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है, एक्यूमुलेट साइटोप्लाज्म कहलाता है। दैट मींस इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेट करके इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा कि इसके चारों तरफ फॉर्मेशन होगा, किसका, एंडोस्पोर का। इसके चारों तरफ इसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जो एंडोस्पोर जो बनेगा, सॉरी, इसके चारों तरफ एंडोस्पोर वॉल का फॉर्मेशन होगा, इस एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म के चारों ओर, और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एंडोस्पोर कहलाएगा। अब जब ये जो एंडोस्पोर है, इसको जब हमने सेल के बाहर निकाल करके बनाया, ठीक है, हमने देखा, इस पे स्टडी की हम लोगों ने, किस पे, एंडोस्पोर पे। ये एंडोस्पोर बाहर निकाल के बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है, ये हमने मान लो बाहर निकाला हुआ है इसको, और बाहर निकाल करके ये बनाया गया है। तो यहां पर आप इसको देख पाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी वॉल्स पाई जाती है। अगर हम सबसे अंदर की तरफ जाएं, सबसे अंदर की तरफ देखें, तो सबसे अंदर की तरफ कोर सेंटर पाया जाता है, यानी सेंट्रल कोर पाया जाता है। सेंट्रल कोर में डीएनए और इसका जो भी और भी जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और भी जो यहाँ पर ऑर्गेनल्स है वगैरह या फूड मटेरियल है, वो यहाँ पर क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। ठीक है, कहां पर, सेंट्रल कोर में।
सेंट्रल कोर को अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो सेंट्रल कोर के चारों तरफ एक पाई जा रही है वॉल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोर वॉल। क्या बोल रहे हैं? कोर वॉल। और कोर वॉल के ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोर मेम्ब्रेन, राइट। अगर आप ये वॉल देखें, ये भित्ति देखें, तो इस कोर वॉल के बाहर ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। कोर वॉल के बाहर क्या कहला रहा है? ये कॉर्टेक्स पाया जा रहा है। और ये जो कॉर्टेक्स है एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन या इनर कोट के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन कहलाता है या इनर कोट कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो इनर कोट या कॉर्टेक्स है, इसको भी एक कोट या कह सकते हैं एक वॉल घेरे रहती है, जिसको हम लोग स्पोर कोट या स्पोर कोट या आउटर कोट या स्पोर वॉल के नाम से जानते हैं। तो ये जो रेड कलर का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक वॉल है कि भित्ति है, ठीक मोटी भित्ति है, ठीक है, जो स्पोर कोट या आउटर कोट के नाम से जानी जा रही है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्पोर कोट है, इसको भी एक कोट सबसे बाहर की ओर से घेर के रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या बोल रहे हैं? एक्सोस्पोरियम। तो यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्स को देखें तो कितनी वॉल हो गई? एक्सोस्पोरियम 1, यहाँ पर स्पोर कोट 2, इनर कोट या कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन 3, फिर चौथी यहाँ पर कौन सा है? सेंट्रल कोर में जो सेंट्रल यहाँ कह सकते हैं कोर वॉल 5, मतलब 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो टोटल 4 भित्तियां पाई जा रही, जो अलग अलग रूप में है, अलग अलग इनका फंक्शन होता है, या कह सकते हैं अलग अलग थिकनेस की फॉर्म में होती हैं, जो कि इस सेंट्रल कोर के अंदर या इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहां पर जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद में ये फेवरेबल कंडीशन जब आती है, मतलब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, इस फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एंडोस्पोर है, ये एंडोस्पोर क्या करेगा? यहां पर जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन करके ये एक जर्म ट्यूब, एक बाहर की ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, बाहर की ट्यूब निकलती है, जिसको हम लोग जर्म ट्यूब कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, सॉरी जर्म ट्यूब कहें तो ज्यादा अच्छा है। ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और ये जर्म ट्यूब क्या करता है? एक न्यू अलग होकर के जर्मिनेट करके एक न्यू बैक्टीरियल सेल में क्या कर रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है एंडोस्पोर का लाइफ साइकिल। हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्पोर का जो प्रोसेस है, एंडोस्पोर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और जो एंडोस्पोर का प्रोसेस है, ये एक बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो इस तरीके से बेटा हमारा एसेक्सुअल मेथड अगर देखा जाए तो वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।